नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 9 दिसंबर 2023 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम से संबंधित। दूसरा, इंडिया श्रीलंका की कनेक्टिविटी की जाए लैंड ब्रिज के थ्रू, ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अर्बन फ्लड, श्रीलंका में फिर से फ्लड आई है, इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चौथा, इंडिया में एक्सपेंड होते टूरिज्म सेक्टर से संबंधित। तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज की रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में एफडीसी प्रॉब्लम से संबंधित है। एफडीसी मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एफडीसी का मतलब क्या है, मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। अक्सर देखो, जब किसी को बुखार होता है ना, तो डॉक्टर्स ना 2 टेबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एक पैरासीटामोल और दूसरा बहुत बार विटामिन सी की टेबलेट्स भी प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं इम्यूनिटी वगैरह को स्ट्रोंग करने के लिए। पैरासीटामोल की टेबलेट अलग से और विटामिन सी की टेबलेट अलग से। लेकिन कोई चालाक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ, उसका दिमाग चला कि डॉक्टर्स 2 अलग अलग टेबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इससे अच्छा दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंगल टेबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको एक अलग नाम से बेचते हैं, उसका नाम होगा पैरावीटा। ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पैरावीटा। अब वो सिंगल टेबलेट होगी ना पैरावीटा, वो एक प्रकार से कंबिनेशन है 2 टेबलेट्स का, पैरासीटामोल का और विटामिन सी की टेबलेट का। अब पेशेंट्स को 2 अलग अलग टेबलेट्स लेने के बजाय सिर्फ एक टेबलेट लेनी पड़ेगी पैरावीटा, जिसमें दोनों टेबलेट्स इन्वॉल्व होंगी। ये ड्रग मैन्युफैक्चर करने लगी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो डॉक्टर्स अब सिर्फ एक ड्रग को प्रिस्क्राइब करने लगे, पैरावीटा। ये है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। पैरावीटा क्या है? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी। एफडीसी का फायदा तो देखो, आपने सीधा सीधा देखा कि कस्टमर्स अच्छे से कंप्लाई कर लेते हैं, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करता है। मल्टीपल टेबलेट्स लेने के बजाय सिंगल टेबलेट ले लेते हैं, जो कि लेना आसान भी है। लेकिन देखो, एफडीसी के मार्केट में आने से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मतलब रेगुलेटरी बॉडीज का अप्रूवल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो, जब आप 2 ड्रग्स को कंबाइन करते हो ना और एफडीसी बनाते हो, तो कई सारे नेगेटिव रिपरकशंस भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि पैरासीटामोल या फिर विटामिन सी की जो टेबलेट है, दोनों में से एक की जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाए एक्ट करने की। यह भी हो सकता है कि दोनों ड्रग्स को जब कंबाइन किया जाए तो हार्मफुल इफेक्ट सामने आने लगे। इसलिए रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री को ना एफडीसी को प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है। उसके रीजंस भी हैं। जैसे देखो, कई बार ना प्राइस कंट्रोल होता है कुछ टेबलेट्स पे। फॉर एग्जांपल, पैरासीटामोल की टेबलेट पे ना प्राइस कंट्रोल है कि आप 2 रुपए से महंगी इस टेबलेट को नहीं बेच सकते। पैरासीटामोल की टेबलेट आप मैक्सिमम 2 रुपए की बेच सकते हो। लेकिन जब पैरासीटामोल की टेबलेट को विटामिन सी की टेबलेट के साथ मिला के एफडीसी बनाया जाएगा ना, उस पर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। उसको फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर 10 रुपए में भी बेच सकते हैं, 20 रुपए में भी बेच सकते हैं। तो प्राइस कंट्रोल से बचने के लिए बहुत बार फार्मा इंडस्ट्री एफडीसी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कई बार ना सिंगल जेनरिक ड्रग्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो बड़ी बड़ी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो एफडीसी बनाती हैं और उसमें अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और फिर एक रीजन ये भी है, ये हमारे देश में ड्रग रेगुलेशन का दुर्भाग्य भी है कि हमारे देश में ना फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली जो ड्रग्स है ना, इन ड्रग्स की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है। देखो, क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं, तो फायदा है ना ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। फिर तो क्वालिटी फेल होने का खतरा बहुत कम है। मार्केट में ड्रग्स लाएंगे, कुछ भी ले आए, क्वालिटी को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड्स तो है ही नहीं, तो फिर क्वालिटी फेल होने का डर ही नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज हमें रोकेंगी ही नहीं कि आपकी क्वालिटी खराब है। कुछ डेटा भी दिया जाता है इसके बाद आर्टिकल में। 2020 में देखो 60.5% जो एंटीबायोटिक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली ड्रग्स बेची गई ना, वो अनअप्रूव्ड थी, यानी बिना अप्रूवल के बेची गई। और उससे भी ज्यादा
दुख वाली बात यह है 9.9% एफडीसी वाली ड्रग्स तो ऐसी बेची गई जो बैन थी, सरकार ने बैन कर रखा था, फिर भी वो बेची गई। क्यों बेची गई उसके रीजंस भी हैं। देखो, लगातार जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं ना, वो रूल्स को तोड़ती हैं। डीसीजीआई एक बॉडी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अभी ड्रग को अप्रूवल नहीं मिला, इस बॉडी ने अभी ड्रग्स को क्लियर नहीं किया। उससे पहले ही स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो है मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दे देती है पैसे लेके कि हां आप ड्रग को मैन्युफैक्चर कर लीजिए। भैया आप इंतजार तो कीजिए डीसीजीआई से अप्रूवल मिलने का, तभी किसी मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दीजिए ना उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कुछ ड्रग्स को बैन भी कर दिया जाता है, कुछ एफडीसी वाली ड्रग्स को बैन भी कर दिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो सिमिलर ड्रग्स को फिर से मार्केट में लेके आ जाता है। एग्जैक्टली सेम नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, मतलब जो ड्रग बैन हुई है उसी का अल्टरनेटिव। इस मामले में देखो जुडिशरी की भी कुछ गलती है। जैसे देखो, एक हाई कोर्ट ये कहती है डीसीजीआई ने जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली ड्रग को बैन किया है ना, अंडर सेक्शन 26A के अंतर्गत वो सही है, जबकि दूसरी हाई कोर्ट कह देती है कि डीसीजीआई ने जो बैन किया है एफडीसी वाली ड्रग को वो गलत है, ये इसकी जुडिक्शन से बाहर है। तो जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी की वजह से भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस नहीं हो पा रही है। इस वजह से हो क्या रहा है, एफडीसी वाली ड्रग्स पेशेंट्स बहुत कंज्यूम हो रहे हैं, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अलार्मिंग चीज देखो ये भी है, कई दशकों से ये एफडीसी की प्रॉब्लम जो है वो चली आ रही है, बट हमारे देश में जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, ड्रग को रेगुलेट करने वाली बॉडीज, वो इस समस्या को टैकल करने में पूरी तरह से असक्षम साबित हुई हैं। तो अब सरकार को इस इशू को लेकर सीरियस होना चाहिए, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टी रामाकृष्णन ने यह आर्टिकल लिखा है। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने अनाउंस किया एक लैंड ब्रिज बनाया जाए इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ने के लिए। ये जो रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम से लेके तलाई मन्नार के बीच में एक लैंड ब्रिज बनाया जाए। इसके बहुत सारे फायदे होंगे, खास करके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा श्रीलंका का इंडिया के साथ में। सामान के ट्रक्स आसानी से आ जा सकेंगे इंडिया से श्रीलंका के बीच में। राइटर कहते हैं देखो ये प्रपोजल ना बहुत लेट आया, 20 साल पहले भी रानिल विक्रमासिंघे ने अपने एक लेक्चर में इस प्रकार का आइडिया रखा था, लेकिन देखो आइडिया सफल नहीं हो उसका, क्योंकि श्रीलंका में ना बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मान लीजिए, कुछ ग्रुप्स मान लीजिए ऐसे हैं जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखते हैं। उन्होंने इस प्रपोजल का विरोध किया और ये इस प्रपोजल पे बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। इवन इंडिया में भी दिसंबर 2015 में ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस प्रकार का ब्रिज बनाने के लिए 24,000 करोड़ लोन देने के लिए तैयार है, इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बट कोई बात आगे नहीं बढ़ी, प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इसी साल जुलाई में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे की बात हुई ना, तो जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया और श्रीलंका के बीच में लैंड कनेक्टिविटी को मेंशन मिला। कहा कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पे फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाई जाए अर्लीस्ट डेट पे, मतलब जितना जल्दी हो सके। फिर नवंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, देखो अपने आंसर्स में ये डेट वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बड़ी पिक्चर आपको समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट को लेके अभी सिचुएशन क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज ये यूपीएससी के आंसर्स में कोई फायदा नहीं है इन डेट वगैरह को याद रखने का। तो हुआ क्या, इसी साल नवंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ना श्रीलंका की पार्लियामेंट में ये बात बोली कि हम चाहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका दोनों लैंड से कनेक्टेड हों। श्रीलंका का जो त्रिनकोमाली पोर्ट है ना, वो इंडिया के एक हिस्से की, साउथ इंडिया के एक हिस्से की, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट इंडिया
और जो उनका कोलंबो पोर्ट है वो साउथ इंडिया के दूसरे हिस्से की, फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट इंडिया की जरूरतों को पूरा करे। इससे श्रीलंका की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। राइटर कहते हैं चलो अच्छी बात है, कम से कम प्रोजेक्ट पे फिर से चर्चा तो होने लगी। वैसे देखो 1970 में भी ना इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइंस की कनेक्टिविटी को लेके प्रपोजल आया था कि इंडिया और श्रीलंका का जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है ना उसे आपस में जोड़ा जाए, ताकि कभी इंडिया को श्रीलंका से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी हो तो भी की जा सके और श्रीलंका को इंडिया से करनी हो तो भी की जा सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तब से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश आज के समय में इंडिया से 7,000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा है, लेकिन श्रीलंका और इंडिया के बीच में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की कनेक्टिविटी है ही नहीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। राइटर कहते हैं देखो अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रांसमिशन लाइन की कनेक्टिविटी होती ना तो पिछले साल श्रीलंका में इतना बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया था वो शायद नहीं आता। इवन राइटर ये भी कहते हैं 2010 में बांग्लादेश और श्रीलंका ने दोनों ने एक साथ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया था पावर सेक्टर में कोलैबोरेशन करने के लिए। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में काफी कोलैबोरेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, श्रीलंका और इंडिया के बीच में नहीं हुआ। अब टाइमलाइन रखी गई है कि 2030 से पहले ट्रांसमिशन लाइन की कनेक्टिविटी होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लेकिन जिस प्रकार से प्रोग्रेस चल रही है ना इस प्रोजेक्ट को लेकर, लग रहा है कि 2030 से पहले यह मुमकिन नहीं होगा। फिर इसके बाद राइटर बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन का स्कोप काफी ज्यादा है। 1998 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन कई सालों से उसके बाद बातचीत ही चल रही है कि इस एग्रीमेंट को अब एक्सपेंड किया जाए, इसे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट में तब्दील किया जाए, ताकि सर्विस प्रोफेशनल भी इंडिया से श्रीलंका में आसानी से आ सकें, श्रीलंका से इंडिया में आसानी से आ सकें, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान ज़्यादा ईजिली हो इंडिया से श्रीलंका के बीच में। बट देखो कई सालों से ना इस एग्रीमेंट को लेकर सिर्फ चर्चा ही चल रही है। 5 साल के ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से कुछ हफ्ते पहले नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। स्कोप इतनी ज़्यादा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड का। आज के समय में श्रीलंका सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है ना वो इंडिया से ही करता है। 26% श्रीलंका इंपोर्ट करता है इंडिया से। टूरिज्म के मामले में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में इंडिया से ही जाते हैं और टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ जहां इंडिया का ट्रेड अब पहुंच गया है $18.14 बिलियन, श्रीलंका के साथ सिर्फ $5.54 बिलियन। तो ट्रेड को एक्सपेंड करने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बट दिक्कत वही है एग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। श्रीलंका का देखो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, श्रीलंका में पावर ट्रांजिशन ईजिली हो जाता है। मतलब कोई पार्टी हारती है ना, हार स्वीकार करके वो सत्ता छोड़ देती है। इस मामले में श्रीलंका अच्छा है, बट दिक्कत श्रीलंका में ये है जो एंटी इंडियन नेशनलिस्ट फोर्सेस है ना वो कोई ठोस एग्रीमेंट साइन करने नहीं देती इंडिया के साथ में। इंडिया को देखो उन्हें भी कन्विंस करवाना होगा कि आपके अपने इंटरेस्ट अपनी जगह हैं, जो भी आप राजनीति कर रहे हो इंडिया के खिलाफ नफरत फैला के, इंडिया को विलेन बना के, वो अपनी जगह है, बट इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से आपके ही देश के लोगों का फायदा होगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो अभी रिश्तों में फिर से एक मोमेंटम आया है। हाल ही में फेरी सर्विस स्टार्ट हुई, नागापट्टिनम और कंकेश संथुरई के बीच में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और श्रीलंका के कारगिल्स के बीच में, ताकि श्रीलंका डेयरी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके। तो इसी मोमेंटम को अब आगे ले जाने की आवश्यकता है। ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्टिविटी आए इंडिया और श्रीलंका के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सपेंड किया जाए, लैंड ब्रिज इस्टाब्लिश हो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टूरिज्म सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, बर्नस्टीन ने ना हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह कहा गया इंडिया ना अब वर्ल्ड में 5वें नंबर पे सबसे बड़ी ट्रैवल मार्केट बनने के लिए तैयार है।
2027 में इंडिया में आउटबाउंड ट्रैवल की जो मार्केट है ना वो $89 बिलियन की हो जाएगी। आप पूछोगे सर ये आउटबाउंड ट्रैवल का क्या मतलब है? आउटबाउंड ट्रैवल मतलब हमारे देश से कितने लोग जा रहे हैं दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए। जैसे कुछ लोग श्रीलंका घूमने जाते हैं, कुछ मालदीव घूमने जाते हैं, कुछ बाली घूमने जाते हैं, ये सब आउटबाउंड ट्रैवल में आता है। और दूसरी तरफ टूरिस्ट के इनफ्लो की बात करें या फिर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, डोमेस्टिक टूरिज्म में दोनों टूरिस्ट आ जाते हैं। एक तो कोई टूरिस्ट देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए जाता है या फिर दूसरे देशों से टूरिस्ट घूमने के लिए इंडिया में आते हैं, सब डोमेस्टिक टूरिज्म में आ जाते हैं। अगर इसकी बात करें 2027 आते आते तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट होगी हमारे देश में $174 बिलियन। 2019 से कंपैरिजन भी किया गया है लेकिन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार 2022 में इंडिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया 15.7 ट्रिलियन रुपीज। डॉलर नहीं है, रुपीज हैं। और इस साल के अंत होते होते ये हो जाएगा 16.5 ट्रिलियन रुपीज। टूरिस्ट का अराइवल जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ा है। 2022 में तो चलो कोविड जा रहा था, इस वजह से टूरिस्ट कम आए थे, लेकिन जनवरी से मार्च 2023 के बीच में टूरिस्ट कितने आए? 25,29,766। स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की टूरिज्म के मामले में? पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और वेल्थ जो है वो इंडिया की लगातार इंक्रीज हो रही है, मिडिल क्लास लगातार एक्सपेंड हो रही है। तो इस वजह से पैसा जब लोगों के पास आता है तो वो ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। इंडिया में यूनेस्को की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इंडिया में है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, सुंदर सुंदर बीच हैं, डेजर्ट हैं, बहुत ही डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज हैं। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ज्योग्राफी के मामले में भी और कल्चर के मामले में भी। तो टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। सरकार पॉलिसी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को $290 मिलियन दिए, बहुत ही कम है हालांकि। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव चला रही है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। वीज़ा प्रोसेस को आसान बना दिया गया है ताकि टूरिस्ट आसानी से इंडिया में आ सकें। टूरिज्म सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एंकरेज किया जा रहा है। वीकनेस क्या है इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री की? इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी गैप है। टूरिस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। खास करके रिमोट एरियाज में जो लोग विजिट करना चाहते हैं ना, वहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग 54 थी आउट ऑफ 141 कंट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अक्सर हम ये खबरें सुनते हैं कि महिलाएं, जो टूरिस्ट महिलाएं हैं, उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है या फिर हरासमेंट उनकी होती है। पहले ही से ये चीज़ें बहुत कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हुई हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। ये वही पॉइंट आ गया, लैक ऑफ कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे देश में ना संगठित नहीं है। संगठित होना, ऑर्गेनाइज्ड हो तो और भी ज़्यादा फायदा हो, सरकार को सपोर्ट देना और भी ज़्यादा आसान बन जाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जैसे उत्तराखंड जैसे राज्यों में ओवर टूरिज्म की दिक्कत है। टूरिज्म की दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इस वजह से लोकल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? टूरिज्म फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्ट करे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, एक टूरिस्ट साइट से दूसरी टूरिस्ट साइट पे जाना आसान हो। बस आसान से मिल जाएं, ट्रेन आसानी से मिल जाएं। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म ऑफरिंग। अभी देखो अनेकों तरह का टूरिज्म होता है, जैसे देखो रिलीजियस टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, नेचर से संबंधित टूरिज्म है, एग्री टूरिज्म है। तो अलग अलग टाइप के जो टूरिज्म है ना, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। वो अभी हमारा देश उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पोर्ट। गवर्नमेंट देखो स्पोर्ट तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ज़्यादा स्पोर्ट सरकार प्रोवाइड कर सकती है। लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, ताकि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा हो। इंडस्ट्री ये भी देख रही है कि सरकार वीज़ा प्रोसेस को और भी ज़्यादा आसान बनाए, ई वीज़ा स्कीम को एक्सपेंड करें
ताकि इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा देश यहाँ पे आके वीज़ा ले लें, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। वीज़ा फ्री भी होना चाहिए पड़ोसी देशों के लिए। तो मतलब आसानी से टूरिस्ट आ सकें, इसके लिए सरकार को और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। हमारे देश में जो टूरिज्म साइट्स हैं उनकी अच्छे ढंग से पैकेजिंग होनी चाहिए। कई सारे देशों ने, फॉर एग्जांपल मालदीव ने, इंडोनेशिया ने ना अपनी टूरिस्ट साइट्स की ना मार्केटिंग अच्छे से की है, पैकेजिंग अच्छे से की है, बट हमारा देश कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रहा है। ये देखो अगला पॉइंट इसी से संबंधित है। मैं इवन अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं इंडोनेशिया गया था, वो व्हीकल वाली जब बात आई थी। तो इंडोनेशिया में कुछ जो थोड़ी बहुत घूमने की जगह देखी ना, उसमें क्या हुआ, एक गेट था, जैसे हंडारा गेट था, आप सर्च मारिएगा हंडारा गेट। कुछ भी नहीं है, वो गेट है सिर्फ। नेट पे अगर आप सर्च मारोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हंडारा गेट कोई बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक गेट है। गेट के आगे बड़ा सा गेट है, पुराना टाइप का लगता है, और उसके आगे फोटो खिंचवाते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हो गई, उस गेट के सामने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने वो रील वायरल कर दी, तो वहाँ पे बहुत से लोग घूमने आने लगे और इससे लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जगह इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मार्केटिंग और पैकेजिंग ऐसे हुई कि वहाँ पे जाके पता लगता है कि अरे यार यहाँ तो नहीं आना चाहिए था, कुछ भी नहीं है घूमने का। लेकिन हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। मतलब सरकार को पैकेजिंग और मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। वैसे इसी हफ्ते में अमृतसर भी गया था, बहुत अच्छी जगह है, और फोटो भी डाली थी। और फोटो डाली ना जलियांवाला बाग की। इतने सारे बच्चों ने बोला कि सर आप इतने उदास क्यों हो, हंस क्यों नहीं रहे हो। जलियांवाला बाग में जाके कौन हंसेगा यार। मतलब सेक्रीफाइस को हम याद कर रहे हैं, सीरियस इशू है, फील करते हो आप उनके सेक्रीफाइस को। अब फोटो हंसती हुई कैसे लगेगी। जगह के हिसाब से होती हैं चीज़ें। चलो खैर, अगले इशू की तरफ हम चलते हैं, अर्बन फ्लड। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चेन्नई में आई फ्लड से संबंधित है। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर ऑलमोस्ट 16 घंटे तक मिचोंग साइक्लोन जो है चेन्नई के कोस्ट के नज़दीक घूमता रहा, चक्कर लगाता रहा, जिसकी वजह से भारी बारिश हुई और अब चेन्नई जो है वो फ्लड से जूझ रही है। इससे पहले भी चेन्नई में भयंकर बाढ़ आई थी 2015 में। बट क्वेश्चन देखो यही उठता है कि बार बार हमारी जो सिटीज़ हैं वो बाढ़ का सामना क्यों करती हैं, क्या रीजंस हैं, अर्बन फ्लड्स क्यों आती हैं। यूपीएससी ने कई बार इस मुद्दे पर क्वेश्चन पूछा है। एक बार तो 2016 में यूपीएससी ने दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 3 में भी, क्योंकि अर्बन फ्लड्स की वजह से देखो बहुत नुकसान होता है। तो डिटेल से इस इशू को हम समझते हैं। अगर देखो रीजंस की बात करें, सबसे पहले कि अर्बन फ्लड्स क्यों आती हैं बार बार हमारे देश की सिटीज़ में। पहला है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। अब बारिश कई बार देखो एकदम से ज़्यादा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे इस केस में मिचोंग साइक्लोन की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ही ज़्यादा। मुंबई में फ्लड्स आई थी 2005 में, उसका भी रीज़न यही था कि एकदम से 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश का आ जाना। तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कई बार कई सिटीज़ में एकदम से बाढ़ आ जाती है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब देखो बारिश से पानी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उतना पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा है, इनफिल्ट्रेट नहीं हो रहा है। इवन जो सीवरेज वगैरह हैं उनकी कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है, तो फिर पानी जाएगा कहाँ, बाढ़ में ही तो तब्दील होगा, फ्लड आएगी ही आएगी। और कितना पानी नीचे इनफिल्ट्रेट करेगा बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सोइल कैसी है, नीचे जो सोइल है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है, वेजिटेशन कवर कैसा है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पानी नीचे कितना ज़्यादा इनफिल्ट्रेट होगा। तो ये दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। इस प्रकार से देखो स्ट्रक्चरल वे में आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आंसर्स में वो ज़्यादा मार्क्स देगा। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आएगा, देखो आज के समय में नेचुरल इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स का जो इंटरफेरेंस है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आपने देखा होगा शहर के अंदर कोई नदी या फिर नहर जा रही है तो उसके रिवर बेड पर एंक्रोचमेंट हो गया लैंड का, कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रिवर बेड पे जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो डिसरप्ट होगा। बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि नदी में सीवरेज का पानी आता है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट आता है, इस वजह से नदी में दूसरी वाटर बॉडी में सिल्टेज हो जाता है,
मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, तो इससे पानी को एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है ना वाटर बॉडी की, वो भी कम हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर ना बेंगलोर का एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ पे एक रिवर है दक्षिणा पिनाकिनी। अब अथॉरिटीज के द्वारा ना और लोगों के द्वारा मान लिया गया जैसे अब ये रिवर पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। पिछले 30 सालों से ये मान के चला जा रहा था कि रिवर अब सूख चुकी है, लेकिन एकदम से बारिश हुई ना तो इस रिवर में पानी तो बल्कि ओवरफ्लो करने लगा। अब चूंकि अथॉरिटीज लोग मान चुके थे कि ये रिवर ड्राई हो चुकी है, रिवर बेड पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी बहुत ज्यादा, बट वो सारे नए कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज पानी में डूब गए जब रिवर में पानी ओवरफ्लो करने लगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग संबंधित इश्यूज। अर्बनाइजेशन हमारे देश में कई सिटीज में ना बहुत ज्यादा हैप-हैजार्ड वे में चल रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है। कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और शहरों में तो आपको पता है कंक्रीट का पूरा जंजाल बन जाता है, पानी नीचे आसानी से जाता नहीं है कंक्रीट को क्रॉस करके। बेंगलोर जैसी सिटीज ना मॉडरेट रेनफॉल हो उसको भी नहीं झेल पाती, इतनी ज्यादा बारिश हो गई 130 mm एक दिन में, उसको तो क्या ही झेल पाएंगी। क्योंकि देखो बेंगलोर में पानी की समस्या ना पहले भी थी, विभिन्न जो सरकारें हैं ना, लोकल बॉडी है, उन्होंने इनफ नहीं किया टाइमली कि हाँ फ्यूचर में इस प्रकार से अगर बारिश हो गई तो सिटी का क्या हाल होगा। पहले से प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से काजेज तो देखो हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए, अर्बन फ्लड आती क्यों है। अब बात करते हैं इंपैक्ट की। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो देखो शहरों में जब बाढ़ आती है ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसरप्ट होती हैं, बहुत पैसों का नुकसान होता है। जैसे मुंबई में बाढ़ आई थी 2005 में, बीएससी और एनएससी के ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए थे, $100 मिलियन का नुकसान हो गया था सिर्फ इसी वजह से। बाकी न जाने कितनी और एक्टिविटीज डिसरप्ट हुई बाढ़ की वजह से। बेंगलोर में भी ऐसा ही हो रहा है। बेंगलोर तो हमारे देश की सिलिकॉन वैली है, इतने स्टार्टअप्स हैं वहां पे। वैसे पूरे बेंगलोर में बाढ़ नहीं आई, कुछ इलाकों में है, लेकिन जहां भी आई वहां की देखो एक्टिविटीज तो प्रभावित हुई ना। जब बाढ़ का पानी जाता है तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, और बाढ़ के पानी में देखो बहुत गंदे हार्मफुल केमिकल्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि बाढ़ तो हर एरिया में आती है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आती है जहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो सारे बाढ़ के पानी में मिल जाते हैं। तो फिर ह्यूमन बींग्स का, दूसरे एनिमल्स का एक्सपोजर जब होता है ना उस पानी से, तो खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। अब सिटीज़ में बाढ़ आएंगी बार बार, तो सिटीज़ फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं रहती, देश की ओवरऑल जो तस्वीर है ना इन्वेस्टमेंट के लिए वो ख़राब होती है। ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है क्या किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं वे फॉरवर्ड में। सबसे पहले वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन और प्लानिंग टेक्निक्स को अपनाने की आवश्यकता है। मतलब जब देखो कंस्ट्रक्शन होना वो प्लानिंग के हिसाब से हो कि अगर बाढ़ आ जाती है तो पानी कहाँ जाएगा, पानी के ड्रेनेज का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए वाटर बॉडीज के आसपास जो भी एंक्रोचमेंट हुआ है ना उसे ख़त्म किया जाए, मतलब पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया जाए कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं रिवर बेड में या फिर दूसरी वाटर बॉडी के आसपास, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी फिलहाल जितने भी वेटलैंड्स या फिर वाटर बॉडीज़ हैं किसी सिटी में, उसका कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार किया जाए और उनको रिवाइव करने का प्लान स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब चूंकि देखो शहरों में ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो सीवरेज है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेज़ी से एक्सपेंड नहीं होता, तो लोकल बॉडीज़ और सरकारें मिलके जो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको भी एक्सपेंड करे इंक्रीज हुई पॉपुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी जनरल है, अलग अलग बॉडीज़ मिलके काम करें। और आजकल ना एक नया कंसेप्ट इमर्ज होकर आया है स्पंज सिटीज़। जैसे स्पंज का रसगुल्ला होता है ना सफ़ेद, आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो स्पंज सिटीज़ में ना क्या होता है, ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं, ज़्यादा पार्क्स इस्टाब्लिश किया जाए, मतलब बगीचे इस्टाब्लिश किए जाएं, ज़्यादा ट्रीज उगाए जाएं, ताकि रेन वाटर आए ना वो एब्जॉर्ब हो सके, नीचे जा सके। और समर सीजन आने पे वही पानी जो नीचे गया है एक्वीफाइड्स में स्टोर हुआ है, उसी पानी को यूज़ किया जा सकता है समर सीजन के दौरान। ये है स्पंज सिटीज़ का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश किया जाता है, जैसे पेड़, ट्रीज, ग्रीन कवर, ये सब चीज़ें। तो इससे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है फ्लड के दौरान, और बाद में नीचे जो पानी स्टोर हुआ है एक्वीफायर्स में, उसी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है समर सीजन के दौरान, उस सीजन में क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। लास्ट में देखो ये कहा जा सकता है
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 में। इसके अनुसार देखो हैवी रेनफॉल की जो फ्रिक्वेंसीज है ना अब बढ़ चुकी हैं, तो इससे पूरे भारत में फ्लड रिस्क इंक्रीज हो चुका है। तो आवश्यकता ये है अब हमको ना अडेप्ट करना है। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तीनों को मिलकर काम करना होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन से संबंधित और दूसरा अर्बन प्लानिंग से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज सैटरडे था। मिलते हैं मंडे को एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।